कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जहाँ तक उत्पादन के साधनों की बात है तो उत्पादन के साधन में मार्शल ने कहा कि भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजन 4 उत्पादन के साधन हैं। एडम स्मिथ ने कहा भूमि, पूंजी और श्रम 3 उत्पादन के साधन हैं। लेकिन कॉप डगलस ने अपने प्रोडक्शन फंक्शन में 2 उत्पादन के साधनों को महत्व दिया है, श्रम और पूंजी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका श्रीवास्तव। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। प्रोडक्शन फंक्शन पहले समझते हैं कि उत्पादन फलन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन आगत और निर्गत के बीच जो संबंध होता है, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच जो संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादन फलन या तो फिर प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत के विषय में अगर किसी ने परिचित कराया तो वो थे नट विक्सेल ने इस सिद्धांत को दिया था। लेकिन आगे जाकर कॉब और डगलस, जो कि 2 अर्थशास्त्री हैं, कॉब अलग हैं और डगलस अलग हैं, दोनों ही अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं, अमेरिका के ही रहने वाले हैं। तो कॉब और डगलस ने दोनों लोगों ने मिलकर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, विकसित किया और ये बताया कि दीर्घकाल में हम उद्योग को या उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इनका पूरा नाम है कॉप डगलस, तो ऐसे हम लोग नाम समझते ही हैं। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इस थियरी का ही नाम है, जो कि उन्हीं के नाम पर रखा गया था। लेकिन उनका पूरा नाम है चार्ल्स कॉप और डगलस का नाम है पॉल डगलस। दोनों अर्थशास्त्रियों ने 1927 से लेकर 1947 तक, यानी कि इन 20 वर्षों तक रिसर्च किया। किस पर रिसर्च किया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उस पर उन्होंने 20 सालों तक रिसर्च किया कि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है। अभी मैंने बात किया कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं। हम ज़्यादातर यही जानते हैं, ये मार्शल की दी हुई वो है। और उत्पादन के 4 साधन हम मानते हैं, श्रम, पूंजी, भूमि और साहस। लेकिन कॉब और डगलस ने उत्पादन के 2 साधनों को महत्व दिया। उनके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब है लोहा, इस्पात, फ्रिज, बाइक, कार, टीवी, इस तरह की जो बेसिक, जो बड़े पैमाने का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन के साधन के तौर पर किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो उनका मानना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा श्रम और पूंजी, कैपिटल एंड लेबर का उपयोग होता है। और इसी को आधार देते हुए उन्होंने अपने नियम को समझाया भी है। उत्पादन के मुख्य 2 साधन श्रम और पूंजी, लेबर एंड कैपिटल। श्रम का योगदान निर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में सबसे ज़्यादा होता है। इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि उन्होंने ये तो कहा कि श्रम और पूंजी का सबसे ज़्यादा उपयोग मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री में होता है या उद्योग में होता है। पर श्रम का कितना प्रमाण रहेगा और पूंजी का कितना प्रमाण रहेगा, उसे हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए देख लेते हैं। कॉप डगलस का कहना था कि श्रम का प्रमाण 3/4 के बराबर रहेगा और पूंजी का प्रमाण 1/4 के बराबर रहता है। जैसे कहीं भी कोई भी प्रोडक्शन होता है वो 100% हम मान के चलते हैं। उसमें से श्रम का योगदान कितना है या श्रम के द्वारा कितना हिस्सा उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, और पूंजी यानी कि कैपिटल कितने पैमाने पर यूज़ किया जा रहा है, कितने प्रमाण में यूज़ किया जा रहा है। तो 3/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 75। 75% लेबर यानी कि श्रम का हिस्सा यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में। और दूसरा उन्होंने 1/4 जो पूंजी बताया गया, तो 1/4 पूंजी इंटू 100 करेंगे तो 25% आएगा। और इन दोनों को 75% और 25% को आप टोटल करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो एकदम आसान भाषा में समझिए कि
कॉप डगलस ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में श्रम का हिस्सा अधिक होता है, पूंजी का हिस्सा कम होता है। श्रम 75% यूज हो रहा है और पूंजी जो है वो 25% के करीब यूज किया जाता है। अब कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इसको सभी लोग पहचानते हैं। अब इसमें परेशानी कहाँ हो जाती है कि वास्तव में कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दोनों एक ही है, लेकिन बुक झिंगल की बुक में कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को Q इज इक्वल टू ए एल के पावर अल्फा के पावर बीटा बताया गया है, वो जिंगल साहब की बुक में है। और वहीं आहूजा जी की बुक है, आहूजा की बुक में है Q इज इक्वल टू ए एल के पावर अल्फा के पावर 1 - अल्फा। अब इसे समझ भी लीजिए, इन दोनों का मतलब एक ही है। इसे देखकर, इस समीकरण को देखकर कंफ्यूज ना होइए, बल्कि इस समीकरण को पूरी तरह से दिमाग में उतार लीजिए या बिठा लीजिए कि ये अगर कोटेशन देखने को मिलता है तो आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि नहीं, ये समीकरण कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का ही है। अब यहाँ पे अल्फा देखिए, क्यू क्वांटिटी को बता रहा है, एल आपका है वो लेबर बता रहा है, और के है वो कैपिटल बता रहा है। अल्फा बता रहा है कि लेबर का प्रमाण कितना है, और बीटा बता रहा है कि कैपिटल का प्रमाण कितना है। इधर आहूजा के कोटेशन में देखिए, ए क्यू इज इक्वल टू ए अल्फा की पावर, सॉरी, Q इज इक्वल टू ए एल के पावर अल्फा और के 1 - अल्फा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, लेबर और श्रम का दोनों का हिस्सा 100% में से कितना है। तो अगर आप यहाँ पर 1 - अल्फा करेंगे, अगर 100% जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें से जब आप अल्फा को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बची हुई रकम रहेगी वो क्या रहेगा। सीधी बात है कि जब आपने लेबर निकाल दिया तो अब आपके पास क्या बचेगा, पूंजी बचेगा। तो ये कोटेशन भी वही बता रहा है, बस यहाँ पर बीटा का यूज़ नहीं किया गया है, मात्र अल्फा को माइनस होते, क्योंकि समीकरण में क्या कहा गया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 में से जब आप अल्फा माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, बीटा बचेगा। तो आहूजा जी का भी जो कोटेशन दिया गया है वो वही बात कह रहा है जो कि जिंगल साहब की बुक में दिया गया कोटेशन है। अब समझ लेते हैं कि उस सब कोटेशन का मतलब क्या है, क्या चीज़ें बता रहा है। जो अभी अभी हमने कोटेशन दिखाया, उस कोटेशन में कौन सी चीज़ें क्या हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। जो कि यहाँ पे दिया गया है, Q इज इक्वल टू ए एल के पावर अल्फा और के पावर बीटा। यहाँ पर Q होता है उत्पादन की मात्रा, यानी कि प्रोडक्शन की पूरी कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी, टोटल कितना है। L4 होता है लेबर की मात्रा, लेबर की कितना प्रमाण है या कितनी मात्रा है। K4 होता है कैपिटल। देखिए इकोनॉमिक्स में हर, अब आप कहेंगे C4 कैपिटल होता है, नहीं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में कैपिटल के लिए K यूज़ होता है। और ये आप जब भी देखेंगे कैपिटल के लिए के यूज़ होता है तो के इज इक्वल टू पूंजी की मात्रा है। ए इज इक्वल टू आपको टेक्नोलॉजी प्रगति, टेक्नोलॉजी में जो नवीनता आ रही है उसके बारे में प्रदर्शित करता है। ए के टेक्नोलॉजी की प्रगति को दर्शा रहा है। अल्फा एंड बीटा क्या है, तो अल्फा एंड बीटा जो है वो पॉजिटिव पैरामीटर्स है। ये ग्रीक शब्द के अल्फा बीटा थीटा गामा होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा को पॉजिटिव पैरामीटर के तौर पर यूज़ किया गया है। अल्फा यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है, अल्फा बताता है कि श्रम का हिस्सा कितना है, और बीटा क्या बताता है, बीटा ये बताता है पूंजी या कैपिटल का हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कितना है, जिसे हम अल्फा और बीटा के ज़रिए प्रदर्शित करते हैं। अब इसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अल्फा और बीटा किस तरह से काउंट किए जाते हैं इंडस्ट्री में। तो Q इज इक्वल टू ए एल के पावर अल्फा के पावर बीटा। अब सपोज मान लीजिए कि
कितनी क्वांटिटी में उत्पादन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 1000 यूनिट का, ठीक है। 1000 यूनिट में अब आपको निकालना है कि इसमें लेबर कितना यूज़ हुआ है और कैपिटल कितना यूज़ हुआ है। तो मैंने अभी अभी पहले भी आपको बताया कि क्या होता है, 3/4 होता है वो क्या होता है, लेबर होता है, और 1/4 क्या होता है, वो कैपिटल होता है या पूंजी होती है। तो इसे हम निकालेंगे कैसे? हमारे पास 1000 आ गया है कि हमारा प्रोडक्शन 1000 यूनिट का हुआ है। अब हम इसे लेबर एंड कैपिटल में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो लेबर एंड कैपिटल में डिवाइड करेंगे तो किस तरह से करेंगे? तो 1000 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 100 प्लस 1/4 इंटू 1000। अब इसे आप देखिए, अब 1000 है तो आप 3/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 750 आ जाएगा। और 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। तो 1000 में से श्रम का हिस्सा कितना है? 750 है, और कैपिटल का हिस्सा कितना है? 250 है। आपने 1000 अगर यूनिट प्रोडक्शन हुआ है तो उसमें 750 जो है वो लेबर का हिस्सा है और 250 पूंजी का हिस्सा है। वो यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर आंकड़ों में देख सकते हैं। अब इसे एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, और इससे बहुत ही आसानी से आप प्रोडक्शन को या तो फिर इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को समझ पाएंगे। यहाँ पर एक्स मैंने लिखना शायद भूल गई हूँ, वो एक्स अक्ष है, वह श्रम को बता रहा है, लेबर को बता रहा है, और ओ वाई जो है वो प्रोडक्ट कैपिटल को बता रहा है। जितनी भी हम नंबरिंग यानी कि पूंजी पैसे रुपए की बात करते हैं ज़्यादातर हम ओ वाई अक्ष पर रखते हैं, जब क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम ओ एक्स अक्ष पर रखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, ओ एक्स अक्ष आपका श्रम की क्वांटिटी बता रहा है, और ओ वाई अक्ष आपका कैपिटल की क्वांटिटी को बता रहा है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सपोज हम अपने उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में एक यूनिट अगर हम श्रम को बढ़ाते हैं तो, और सामने एक ही यूनिट पूंजी को भी बढ़ाते हैं, तो हमारे प्रोडक्शन में उत्पादन में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम एक यूनिट श्रम बढ़ा रहे हैं और एक ही यूनिट सामने पूंजी भी बढ़ा रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, हमें जो इक्विलिब्रियम कर्व है उस पर ए पॉइंट पर समतुला यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखाई दे रहा है। प्रोडक्शन में अगर ये जो आइसोक्वांट है, आइसोक्वांट कहते हैं, आइसोक्वांट में पहले आइसोक्वांट में दिखाई दे रहा है कि हम अगर एक एक यूनिट कैपिटल एंड लेबर को बढ़ाते हैं तो हमारे प्रोडक्शन में 10 यूनिट का बढ़ोतरी होती है या 10 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर हम पूंजी का 2 यूनिट बढ़ाते हैं और सामने श्रम का भी 2 यूनिट बढ़ाते हैं, तो जब हम 2 यूनिट यानी कि फिक्स है हमारा कि हम 2 यूनिट श्रम बढ़ा रहे हैं और 2 यूनिट पूंजी बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ए से समतुला रेखा बदल जा रही है, नया आइसोक्वांट अस्तित्व में आ रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बदल कर ए की जगह बी हो जा रहा है, और जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन 10 से बदल कर 20 हो जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 3 यूनिट या 3 यूनिट हम पूंजी का यूज़ करते हैं और 3 यूनिट हम श्रम का यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्शन में क्या परिवर्तन आ रहा है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, आइसोक्वांट नया अस्तित्व में आ रहा है और प्रोडक्शन 30 यूनिट का हो रहा है, आइसोक्वांट 2 के द्वारा ये दिखाई दे रहा है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट सी पर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि दीर्घ काल में, यहाँ देखिए ये लॉन्ग टाइम की बात की गई है कि दीर्घ काल में प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन बढ़ाना कितना है और घटाना कितना है, इस बारे में इंडस्ट्री निर्णय ले सकती है। और ये ग्राफ के ज़रिए दिखाया गया है कि अगर हम एक यूनिट लेबर और एक यूनिट कैपिटल खर्च करते हैं या बढ़ाते हैं तो उससे हमें प्रोडक्शन कितना मिलना है। तो वो 10 यूनिट है, अगर 2 बढ़ाते हैं तो 20 यूनिट है। अब वो डिसाइड कर पाएगा कि भविष्य में या दीर्घकाल में प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को घटाना है या प्रोडक्शन को यथावत ही रखना है। क्योंकि
जो पैमाने के प्रतिफल है, जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसके जो प्रतिफल मिलने वाले हैं, जो आपको वो आप उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाती है, या इंडस्ट्री ये पूरी तरह से समझने लगती है कि मुझे कितना उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। तो माँग के अकॉर्डिंग ही वो उत्पादन करेगा और उतना ही बाज़ार में रखेगा। अब प्रोडक्शन फंक्शन की कुछ विशेषताएँ हैं, उसे भी समझ लेते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर 2 वस्तु का उत्पादन करने के लिए 2 साधन का उपयोग हुआ है। अगर 2 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 उत्पादन के साधन का उपयोग किया गया है, लेकिन हम लोग क्या-क्या जानते हैं? उत्पादन के 4 साधन हैं। कॉप डगलस ने क्या कहा है? उत्पादन के 2 ही साधन हैं, श्रम और पूँजी। यदि एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर दूसरे साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, मान लीजिए कि हमने लेबर को स्थगित रखा और पूंजी बढ़ाया, तो क्या परिवर्तन मिलेगा? परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन क्या होगा? वो घटने लगेगा। जैसे जैसे आप एक साधन को अगर स्थिर रख के, जैसे सपोज मान लीजिए पूंजी को बढ़ा रहे हैं या पूंजी को स्थगित रख रहे हैं, लेबर को बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? जितनी एक प्रत्येक इकाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो घटने लगता है। एक नई यूनिट जोड़ने पर जैसे जैसे आप नया लेबर जोड़ते जाएंगे, तो उसका मार्जिनल प्रोडक्शन आपको दिखने लगेगा। जब शुरू शुरू में तो वो बढ़ते क्रम में दिखेगा, लेकिन एक जगह जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? स्थगित हो जाएगा, और उससे ज़्यादा अगर आप लेबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो घटते प्रमाण में दिखना शुरू हो जाएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है? घटना शुरू हो जाएगा अगर सीमांत उत्पादकता कम होने लगे या घटने लगे। अब पैमाने के प्रतिफल को मानता है। यह यह रेखीय समीकरण उत्पादन फलन है। पैमाने के प्रतिफल में देखिए 3 अवस्थाएं होती है। पैमाने का प्रतिमान प्रतिफल होता है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल होता है और पैमाने का घटता प्रतिफल भी होता है। तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो पैमाने के स्थिर प्रतिफल को मानकर चलता है। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन इसकी खासियत रही है, ये सभी जानते हैं। अब दीर्घकाल की बात करते हैं, मेन पॉइंट की बात करते हैं कि दीर्घकाल में उत्पादन फलन किस तरह का देखने को मिलेगा। कॉप डगलस ने उत्पादन को स्थिर माना है, तो स्थिर माना है, तो देखिए स्थिर मानेंगे तो क्या दिखाई देगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का अगर आप बात कर रहे हैं, तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन स्थिर पैमाने का प्रतिफल है। उसमें जब भी सिंबल दिखाया जाएगा तो यही दिखाया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ऑप्शन आपको ये सारे दिए रहेंगे, इससे अधिक भी ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन स्थिर पैमाने की ही बात करता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर 1 होता है तो वो क्या होता है? ग्रेटर 1 है तो वो बताता है कि बढ़ते प्रतिफल है। अल्फा प्लस बीटा एक से अधिक है तो वो बढ़ते पैमाने का प्रतिफल है। अगर अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमम 1 है तो वो क्या है? घटते प्रतिफल का पैमाने का प्रतिफल है। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या माने जाते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन पाया जाता है या होता है, ऐसा कॉप डगलस ने अपने इस नियम में बताया है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो इन पास्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, उसकी भी बात कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं हालांकि बार बार कहती हूँ कि इस क्वेश्चन को जब भी देखिए तो तुरंत ही आंसर करते रहिए, जिससे कि आपका रिवीजन बिल्कुल क्लियरली होता रहे, आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम घात वाला समरूप फलन कौन सा है? ए अल्पकालीन उत्पादन फलन, बी दीर्घकालीन उत्पादन फलन, सी कॉप डगलस उत्पादन फलन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी कॉप डगलस उत्पादन फलन, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कॉप डगलस उत्पादन फलन के लिए सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सत्य नहीं है यानी कि यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से 3 बातें सही है, एक बात गलत है। अब उसमें एक बात क्या गलत है वही आपको ढूंढना है। बाकी यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही दिए हैं, वो एक ही ऑप्शन को ढूंढना है। x इज इक्वल टू b0 l के पावर b1 k के पावर b2। पैमाने की स्थिर प्रतिफल यूलर प्रमेय संतुष्ट होती है और प्रतिस्थापन की लोच इकाई से अधिक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, प्रतिस्थापन की लोच इकाई से अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, कॉप डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लंबाई होती है 1 के बराबर, 1 से कम स्थिरांक और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 के बराबर। अगर कॉप डगलस के प्रोडक्शन फंक्शन की बात की गई है तो अभी अभी मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इकाई के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसमें कभी भी चूक ना करें प्लीज। अगला क्वेश्चन, पैमाने 1.8 एल के पावर 0.4 के पावर 0.6 के प्रतिफल होंगे। अब इसके प्रतिफल क्या होंगे? इसके ऑप्शन होंगे 1, 0, ग्रेटर 1, लेस 1। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्या होगा? 1। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू 1.43 L, 0.43 K, 0.57 के लिए श्रम के सापेक्ष उत्पादन की लोच है। ऑप्शन है 0.43, बी है 0.57, सी है 0.43 अपॉन 1.43 और डी है 1। यहाँ भी देखिए प्रोडक्शन फंक्शन ही है, कॉप डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है। यहाँ आंसर आएगा 0.43, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? यहाँ पर आपसे पूछा है कि के लिए श्रम की सापेक्ष उत्पादन की लोच, यहाँ श्रम की उत्पादन लोच को पूछा गया है। श्रम की उत्पादन लोच क्या होगी वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉप डगलस उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कितने साधनों पर विचार किया जाता है? 2, 3, 4 और 5। कितने पर किया जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन कितने बताए गए हैं? 2। कौन कौन से? लेबर एंड कैपिटल। तो यहाँ पर आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी कॉप डगलस उत्पादन फलन की विशेषता नहीं है? देखिए फिर से यहाँ पर पूछा जा रहा है, बाकी जो ऑप्शन बताए गए हैं वो तो विशेषता है, कोई एक है जो कि विशेषता नहीं है। साधन प्रतिस्थापन की शून्य लोच, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, साधन गहनता, उत्पादन की कुशलता। कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी बात है जो कि प्रोडक्शन फंक्शन, कॉप डगलस के प्रोडक्शन फंक्शन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए आ जाएगा, साधन प्रतिस्थापन की शून्य लोच। ये क्या है? ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की विशेषता नहीं है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल है, साधन की गहनता भी है और उत्पादन की कुशलता भी है। कुशलता तो हो ही जाएगी क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म की बात की गई है। कॉप डगलस उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू ए एल के पावर अल्फा के पावर बीटा स्थिर पैमाने की प्रतिफल देगा जब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर 1, अल्फा प्लस बीटा लेस 1,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वन। देखिए, जब मैं अभी अल्फा ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को समझा रही थी तब भी मैंने इस बात का बार बार जिक्र किया है कि बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर क्या कहा है कॉप डगलस ने स्थिर पैमाने का प्रतिफल दिया है ना। देखिए यहाँ पे पूछा बोला भी है स्थिर पैमाने की प्रतिफल देगा। के के पावर अल्फा एल के पावर बीटा में पैमाने के स्थिर प्रतिफल उत्पन्न होते हैं जब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन वन, अल्फा प्लस बीटा लेस देन वन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन स्थिर पैमाने का प्रतिफल देखने को मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, कॉप डगलस उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू ए के पावर अल्फा एल के पावर बीटा हेतु प्रतिस्थापन की लोचशीलता होती है। क्या होती है? शून्य, अनंत, एक या उक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर भी बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मात्र शब्दों को घुमाया हुआ है। यहाँ भी आंसर हो जाएगा सी,